Hello friends, hi, this is गुड़िया and welcome to MBGS Excellent Academy। फ्रेंड्स, आज हम CRPC 1973 की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे UPSI, राजस्थान SI, स्टेट PCS या LLB के काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो CRPC की महत्वपूर्ण धाराओं को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि CRPC क्या होती है। तो देखते हैं। CRPC अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता एक प्रक्रिया विधि है जो कार्रवाई के प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है। चलिए अब हम अपने महत्वपूर्ण धाराओं को देखते हैं। हमारी पहली महत्वपूर्ण धारा जो है वो है धारा 2K, जिसमें जमानतीय अपराध की परिभाषा दी गई है। अगली धारा है धारा 2G, जो संज्ञेय अपराध की परिभाषा से संबंधित है। धारा 2G परिवाद की परिभाषा देता है। धारा 2.6 जांच की परिभाषा से संबंधित है। धारा 2J अन्वेषण की परिभाषा दी गई है इसमें। धारा 2 असंज्ञेय अपराध की परिभाषा। धारा 2 अपराध की परिभाषा। धारा 2 थाने के भार साधक अधिकारी। धारा 2 जिसमें पुलिस रिपोर्ट की परिभाषा दी गई है। धारा 2 पुलिस थाना को व्याख्यात करता है। धारा 2 जो वारंट का मामला से संबंधित है। धारा 8 राज्य सरकार द्वारा महानगर क्षेत्र की घोषणा से संबंधित है। धारा 9 सेशन न्यायालय की जानकारी देता है। धारा 10 सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना। धारा 11 न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में जानकारी देता है। धारा 12 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से संबंधित है। धारा 13 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट से संबंधित है। धारा 24 लोक अभियोजक की परिभाषा देता है। धारा 25 सहायक लोक अभियोजक के बारे में जानकारी मिलती है। धारा 41 से पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तारी से संबंधित की जानकारी मिलती है। धारा 41 राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना का प्रावधान करती है। धारा 41 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है। धारा 42 नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। धारा 43 प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। धारा 46 गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, इसकी जानकारी हमें धारा 46 से मिलती है। धारा 50 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की जानकारी दी गई है। धारा 50 गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तारी आदि के बारे में नामित व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता है। का मतलब अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा तो उस व्यक्ति को उस बारे में जानकारी देना पुलिस वाले के लिए अनिवार्य होगा। धारा 53 पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा। धारा 53 बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा। धारा 54 गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा
सुरक्षा अधिकारी द्वारा। धारा 54 का गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शिनाख्त से संबंधित है। धारा 57 गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना बाध्यकारी है। इसमें अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उसे किसी भी हाल में 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। अगर वो 24 घंटे में प्रस्तुत नहीं कर पाता उस व्यक्ति को, तो उसकी जानकारी मजिस्ट्रेट को देना अनिवार्य होता है। धारा 70 गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि। धारा 81 उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए। धारा 82 फरार व्यक्ति के हाजिर होने के लिए उद्घोषणा जारी की जाती है। धारा 83 के तहत फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की की जाती है। धारा 84 कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां से संबंधित है। धारा 85 कुर्क की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना और वापस करना से संबंधित है। धारा 87 समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना से संबंधित है। धारा 91 दस्तावेज या अन्य चीज़ पेश करने के लिए समन। धारा 93 तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। धारा 97 सदोष परिरोध व्यक्ति के लिए तलाशी या बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट। इसमें अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो उसका बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए रीट जारी करना होता है। धारा 103 मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निर्देश दे सकता है। धारा 104 पेश की गई दस्तावेज आदि को परिबद्ध करने की शक्ति की जानकारी मिलती है। धारा 106 दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति से संबंधित है। धारा 108 राजद्रोहितात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति से संबंधित है। धारा 109 संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। धारा 110 अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। धारा 125 पत्नी संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। धारा 127 भत्ते में परिवर्तन से संबंधित है। धारा 129 सिविल के बल का प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करना अर्थात किसी भी भीड़ को तितर बितर करने से संबंधित है। धारा 129। धारा 131 जमाव को तितर बितर करने की सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति। इसमें कहीं भीड़ इकट्ठी हो जाती है किसी वजह से, तो उसमें भीड़ को दूर करने के लिए जो अधिकारियों की सशस्त्र बल के अधिकारियों की जो शक्ति होती है उसके बारे में हमें धारा 131 से जानकारी मिलती है। धारा 133 न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश। धारा 144 न्यूसेंस या आसक्ति खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा सशक्त मजिस्ट्रेट के पास है। इसकी जानकारी हमें धारा 144 से मिलती है। धारा 145 जहां भूमि या जल से संबंध विवादों से परिशांति भंग होना संभाव्य है वहां प्रक्रिया की जानकारी हमें धारा 145 से मिलती है। धारा 146 विवाद की विषय वस्तु को कुर्क करने की रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति से संबंधित है।
धारा 149 पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना से संबंधित है। धारा 150 संज्ञेय अपराधों के लिए किए जाने की परिकल्पना की इत्तला, अर्थात कहीं पर कोई क्राइम हो उसके बारे में जानकारी देने से संबंधित है। धारा 151 संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी, इसमें किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसकी जानकारी हमें धारा 151 से मिलती है। धारा 153 बाँटों और मापों का निरीक्षण, जैसे कि आपने देखा होगा आसपास दुकानों पे कई सारे अधिकारी आते हैं जो दुकानों का निरीक्षण करते हैं कि उन्होंने अपने बाँटों या मापों में कोई गड़बड़ तो नहीं कर रखी है। तो इसकी जानकारी हमें धारा 153 से मिलती है और इसके क्या प्रावधान है वो सारी जानकारी हमें इसी से मिलती है। धारा 154 संज्ञेय मामलों में इत्तिला देने से संबंधित है। धारा 155 असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तिला और ऐसे मामलों का अन्वेषण करने की प्रक्रिया से संबंधित है। धारा 157 अन्वेषण के लिए प्रक्रिया से संबंधित है। धारा 159 अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति धारा 159 में दी गई है। धारा 161 पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा करना से संबंधित है। धारा 164 संस्मृतियों की और कथनों को न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिलेखित करेगा की जानकारी हमें 164 से मिलती है। धारा 164 का बलात्संग के शिकार हुए व्यक्ति की शारीरिक परीक्षा। धारा 167 पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है, इसकी प्रक्रिया की जानकारी हमें धारा 167 से मिलती है। धारा 167 का भारत के बाहर के किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध पत्र की जानकारी हमें धारा 167 का से मिलती है। धारा 167 का भारत के बाहर के किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए न्यायालय या प्राधिकारी को अनुरोध पत्र। धारा 167 जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा ना किया जा सके तब प्रक्रिया से संबंधित है। धारा 171 परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा ना किया जाना और उनका अवरुद्ध ना किया जाना से संबंधित है। धारा 172 अन्वेषण में कार्यवाहियों की डायरी से संबंधित है। धारा 182 पत्रों आदि द्वारा किए गए अपराध से संबंधित है। धारा 183 यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध की जानकारी देता है। धारा 188 भारत से बाहर किया गया अपराध की जानकारी हमें धारा 188 से मिलती है। धारा 190 मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान की जानकारी हमें धारा 190 के द्वारा मिलती है। धारा 195 लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए अभियोजन से संबंधित है। धारा 195 का धमकी देने आदि की दशा में साक्षियों के लिए प्रक्रिया से संबंधित है। धारा 196 राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए
और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन की जानकारी हमें धारा 196 से मिलती है। धारा 198 विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन से संबंधित है। धारा 198 क भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क के अधीन अपराधों का अभियोजन। धारा 199 मानहानि के लिए अभियोजन से संबंधित है। धारा 206 छोटे अपराधों के मामले में विशेष समन। धारा 207 अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि देना की प्रक्रिया की जानकारी हमें धारा 207 से मिलती है। धारा 211 आरोप की अंतर्वस्तु की जानकारी हमें धारा 211 से मिलती है। धारा 227 उन्मोचन से संबंधित है। धारा 228 आरोप विरचित करना से संबंधित है। धारा 232 दोष मुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित है। धारा 235 दोष मुक्ति या दोष सिद्धि की जानकारी हमें धारा 235 से मिलती है। धारा 236 पूर्व दोष सिद्धि से संबंधित है। धारा 250 उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर से संबंधित है। धारा 259 समन मामलों को वारंट मामलों में संपरिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति की प्रक्रिया विधि का हमें धारा 259 से पता चलता है। धारा 260 संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति से संबंधित है। धारा 261 द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण की जानकारी हमें धारा 261 से मिलती है। धारा 262 संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया से संबंधित है। धारा 262 एक संक्षिप्त विचारण वाले अपराध में 3 माह से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता है की जानकारी हमें धारा 262 से मिलती है। धारा 271 कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति से संबंधित है। धारा 280 साक्षी की भाषभंगी के बारे में टिप्पणियां करने से संबंधित है। धारा 279 प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण किया जा सकेगा से संबंधित है। धारा 298 पूर्व दोष सिद्धि या दोष मुक्ति कैसे साबित की जाए इसकी प्रक्रिया धारा 298 में दी गई है। धारा 300 एक बार दोष सिद्ध किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण ना किया जाए की जानकारी धारा 300 से मिलती है। धारा 306 सह अपराधी को क्षमा दान की जानकारी हमें धारा 306 से मिलती है। धारा 307 क्षमा दान का निर्देश की शक्ति की जानकारी धारा 307 से मिलती है। धारा 311 आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति से संबंधित है। धारा 320 अपराधों का समन से संबंधित है। धारा 321 अभियोजन वापस लेना से संबंधित है। धारा 323 प्रक्रिया जब जांच या विचारण के प्रारंभ के पश्चात मजिस्ट्रेट का पता चलता है कि मामला सुपुर्द किया जाना चाहिए से संबंधित है। धारा
25 प्रक्रिया जब मजिस्ट्रेट विचारण को पर्याप्त कठोर दंड का आदेश नहीं दे सकता। धारा 353 निर्णय से संबंधित है। धारा 357 का पीड़ित प्रतिकर योजना से संबंधित है। धारा 257 ये धारा 357 है। आईपीसी की धारा 326 का या 376 के अधीन जुर्माना प्रतिकर के अतिरिक्त से संबंधित है। धारा 357 पीड़ितों का उपचार से संबंधित है। धारा 358 निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर देने से संबंधित है। धारा 359 असंज्ञेय मामलों में खर्चा देने के लिए आदेश से संबंधित है। धारा 367 सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना से संबंधित है। धारा 367 विदेश से लड़की का आयात करने से संबंधित है। धारा 368 दंडादेश को पुष्ट करने या दोष सिद्धि को कातिल करने की उच्च न्यायालय की शक्ति से संबंधित है। धारा 375 बलात्संग अर्थात रेप से संबंधित है। धारा 376 छोटे मामलों में अपीलन होना से संबंधित है। धारा 377 राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील से संबंधित है। धारा 379 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि किए जाने के विरुद्ध अपील से संबंधित है। धारा 380 कुछ मामलों में अपील करने का विशेष अधिकार से संबंधित है। धारा 384 अपील का संक्षेप खारिज किया जाना से संबंधित है। धारा 388 अपील में उच्च न्यायालय के आदर्श को प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना से संबंधित है। धारा 389 अपील लंबित रहने तक दंडादेश का निलंबन अपीलार्थी का जमानत पर छोड़ा जाना से संबंधित है। धारा 391 अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा या उसके लिए जाने का निर्देश दे सकेगा से संबंधित है। धारा 393 अपील पर आदेशों और निर्णयों का अंतिम होना से संबंधित है। धारा 395 उच्च न्यायालय को निर्देश देने से संबंधित है। धारा 397 पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मांगना से संबंधित है। धारा 399 सेशन न्यायाधीश की पुनरीक्षण की शक्तियों की जानकारी हमें धारा 399 से मिलती है। धारा 401 उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियों की जानकारी धारा 401 से मिलती है। धारा 406 मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति की प्रक्रिया की जानकारी देता है। धारा 407 मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति की जानकारी मिलती है। धारा 408 मामलों और अपीलों को अंतरित करने की सेशन न्यायालय की शक्ति की जानकारी धारा 408 से मिलती है। धारा 414 उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश का निष्पादन करने से संबंधित है। धारा 416 गर्भवती स्त्री को मृत्यु दंड का मुलतवी किया जाना से संबंधित है, अर्थात
किसी स्त्री को जब वो गर्भवती हो तब मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है। इसकी जानकारी हमें धारा 416 में मिलती है। धारा 432 दंडादेशों का निलंबन या परिग्रह करने की शक्ति की जानकारी हमें धारा 432 से मिलती है। धारा 433 दंडादेशों के लघुकरण की शक्ति से संबंधित है। धारा 408 मामलों और अपीलों को अंतरित करने की सेशन न्यायालय की शक्ति से संबंधित है। धारा 416 उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्युदंडादेश का निष्पादन करने से संबंधित है। धारा 416 गर्भवती स्त्री को मृत्युदंड का मुलतवी किया जाना से संबंधित है। धारा 432 दंडादेशों का निलंबन या परिग्रह करने की शक्ति से संबंधित है। धारा 433 दंडादेशों के लघुकरण की शक्ति से संबंधित है। धारा 436 किन मामलों में जमानत ली जाएगी, इसकी जानकारी हमें धारा 436 से मिलती है। धारा 438 गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत स्वीकृत करने के लिए निर्देश से संबंधित है। धारा 439 जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियाँ से संबंधित है। धारा 466 का बंध पत्र जमानत पत्र का रद्द करना से संबंधित है। धारा 477 उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति की जानकारी हमें धारा 477 से मिलती है। धारा 479 वह मामला जिसमें न्यायाधीश व्यक्तिगत रूप से हितवद है से संबंधित है। धारा 482 उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति से संबंधित है। आई होप आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इस लेक्चर का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।